दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इसमें हम लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और विधि विषय के अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम आसान भाषा में लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ज्ञान और विवेक मानव को अन्य जीवधारियों से अलग करते हैं और यही ज्ञान और विवेक मनुष्य को विशिष्ट पहचान भी देता है। यदि ज्ञान का संबंध मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, ऐतिहासिक, नैतिक आदि अन्य पक्षों से हो तो उसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और लोक प्रशासन की तरह राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, विधि, अर्थशास्त्र आदि विषय भी सामाजिक विज्ञान के अंग हैं। तो आप समझते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, इसके अलावा समाजशास्त्र, विधि आदि से प्रभावित होता है। और ये सभी जो सामाजिक विज्ञान हैं उनसे लोक प्रशासन का क्या संबंध है उसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, एक विचारक हैं सेलिगमैन। सेलिगमैन ने सामाजिक विज्ञान विश्वकोश में सामाजिक विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान वे मानसिक या सांस्कृतिक विज्ञान हैं जो मानव की एक समूह के सदस्य होने के नाते उसकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो अगर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना हो तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ बताना हो तो सेलिगमैन की आप परिभाषा दे सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान वे मानसिक या सांस्कृतिक विज्ञान हैं जो मानव की एक समूह के सदस्य होने के नाते उसकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर आपको समझना हो तो समाजशास्त्र में समाज और उससे जुड़े गतिविधियों का अध्ययन, राजनीति विज्ञान में मनुष्य और उसके राजनीतिक जीवन तथा उसकी गतिविधियों से संबंधित अध्ययन, अर्थशास्त्र जो कि सामाजिक विज्ञान है उसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, हम जानते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से लोक प्रशासन का कुछ न कुछ संबंध जरूर होगा। लोक प्रशासन के अध्ययन को सारगर्भित बनाने के लिए लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य क्या संबंध है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से संबंध। तो राजनीति विज्ञान से ही उद्भूत एक नया विषय है लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। लोक प्रशासन मानव जीवन के प्रशासनिक पहलू का अध्ययन करता है और राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक पहलू का। याद रखिएगा, लोक प्रशासन मानव जीवन के प्रशासनिक पहलू यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका पार्ट है उसका अध्ययन करता है और राजनीति विज्ञान राजनीतिक पहलू का। और परंपरागत विचारधारा के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से माना जाता है। जैसा कि गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इसी प्रकार गिलक्राइस्ट ने राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार की सामान्य संरचनाओं से संबंधित किया है लेकिन आधुनिक विचारधारा इसे शक्ति, सत्ता, राजनीतिक व्यवस्था और निर्णयन से संबंधित विषय मानती है। तो सार रूप में या मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो राजनीति विज्ञान और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो हमारा लोक प्रशासन है वो एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो राजनीति विज्ञान राज्य की इच्छा का अध्ययन करता है, लोक प्रशासन राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करता है। अगर हम राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के संबंध को देखेंगे तो राजनीति विज्ञान राज्य की इच्छा का अध्ययन करता है, लोक प्रशासन राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में सरकार, राज्य, सरकार और व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं लोक प्रशासन में सरकार की इच्छा को क्रियान्वित करने का अध्ययन किया जाता है, यानी मुख्य रूप से कार्यपालिका शाखा का।
तो इस प्रकार लोक प्रशासन लोक नीति को क्रियान्वित करता है। डिमाक और डिमाक विचारक हैं, इनके अनुसार राजनीति विज्ञान का ज्ञान लोक प्रशासन को समझने के लिए बहुत आवश्यक है और राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइए देखते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में जो अंतर संबंध है वो किस प्रकार का है। तो लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के संबंध में दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला परंपरावादी और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण क्या है? तो परंपरावादी दृष्टिकोण लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में अंतर करता है और इस दृष्टिकोण के समर्थक लोक प्रशासन के प्रारंभिक विद्वान वुडरो विल्सन, बिलोबी, पिफनर और फ्रैंक जे गुडनाउ इत्यादि हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों में पॉल एच एपेलबी, डेविड ड्वाइट वाल्डो, इसके अलावा एल.डी. व्हाइट, मेरियम, साइमन, मार्शल ई. डिमाक ये प्रमुख हैं जो कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के मध्य कोई अंतर नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि दोनों के मध्य विभेद या अंतर न तो सरल है और न ही व्यवहारिक है। तो परंपरावादी दृष्टिकोण लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग मानता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण लोक प्रशासन और जो राजनीति विज्ञान है उसके मध्य कोई अंतर नहीं स्वीकार करता है। और आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। डोनाल्ड किंग्सले एक विचारक हैं, इनके मतानुसार प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। पॉल एच एपिलबी ने अपनी पुस्तक नीति और प्रशासन यानी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि सरकार के सारे शासन का संबंध राजनीति से होता है, इसलिए नीति का निर्माण केवल उच्च स्तर पर ही नहीं बल्कि सभी स्तरों के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रशासन आप देखिए क्या है, प्रशासन विधि द्वारा निर्धारित नीति को क्रियान्वित करने का कार्य करता है, इसलिए प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता है। प्रशासन राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। इन दोनों में बहुत ही गहरा और घनिष्ठ संबंध है। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के मध्य जो संबंध हैं उनकी घनिष्ठता को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहला तो है प्रशासन का नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही सक्रिय भूमिका होती है। नीति निर्माण राजनीतिज्ञों का कार्य है, यानी नीति निर्माण का कार्य राजनीतिज्ञों या पॉलिटिशियन के द्वारा किया जाता है, लेकिन लोक सेवकों का विशेष ज्ञान, अनुभव, परामर्श, एकत्रित आंकड़े और आवश्यक सूचनाएं मंत्रियों को नीति निर्माण करने में आवश्यक दिशा और दशा प्रदान करने में मदद करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नीति निर्धारण में लोक प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पॉल एच एपिलबी ने कहा है कि नीति का निर्माण ही लोक प्रशासन है। तो प्रशासन का नीति निर्माण करने में सक्रिय हाथ रहता है। दूसरा प्रदत्त व्यवस्थापन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो प्रदत्त व्यवस्थापन ने लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के मध्य घनिष्ठता बढ़ाई है। समयाभाव, तकनीकी जटिलता और अत्यधिक कार्यभार के कारण अधिकांश विधानमंडल विधेयकों की केवल रूपरेखा तैयार करती हैं और लोक सेवक ही इन विधेयकों को पूर्ण रूप देते हैं। इस प्रकार विधि के निर्माण की प्रक्रिया को प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं और प्रदत्त व्यवस्थापन ने लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के मध्य जो अंतर था उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। तीसरा है कि जो सफलता है यानी लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान या राज्य की इच्छा और उसके क्रियान्वयन की जो सफलता है वो एक दूसरे से परस्पर निर्भर है। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों की सफलता एक दूसरे पर निर्भर है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। नीति निर्धारण में प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहीं राजनीतिज्ञों के द्वारा जारी नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडों को लागू करना प्रशासन का उत्तरदायित्व है। यद्यपि नीति कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसको ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया तो वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी तरफ आवश्यक वांछित सूचनाएं और आंकड़ों के अभाव में उचित व्यवहारिक नीति नहीं बन सकती है। तो इस कारण से लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान की सफलता एक दूसरे पर निर्भर है, यानी एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे की सफलता परस्पर एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। लोक प्रशासन का सैद्धांतिक अध्ययन के रूप में जन्म हुआ है। यद्यपि एक स्वतंत्र और पृथक अध्ययन विषय के रूप में जन्म से पहले लोक प्रशासन लंबे समय तक राजनीति विज्ञान का एक भाग रहा है।
सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीति विज्ञान से अलग होते हुए भी व्यवहारिक और प्रक्रियागत स्थिति में दोनों विज्ञान आज भी एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में नीति निर्माण, उनके क्रियान्वयन और न्याय की बात की जाती है उसके अध्ययन के क्रम में, और जो है नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के उद्देश्यों में भी समानता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य के मंतव्य और उसके उद्देश्यों को पूरा करना है। राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के अनुरूप जनता की समस्याओं को सुलझाने का कार्य जो है ये लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषता है। उनको सुरक्षा देना, सुविधाएं देना दोनों शास्त्रों की आवश्यकता है। यानी लोक प्रशासन और जो राजनीति है, लोक कल्याणकारी राज्य के उदय और लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञ इस दिशा में आवश्यक नीति और कार्यक्रम घोषित करते हैं और प्रशासन उन नीतियों को उचित रूप से लागू करने, उनको क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य रूप से प्रयत्न करता है। अगला पॉइंट स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो शासन के स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे ग्राम पंचायत का सरपंच राजनीतिक दृष्टि से जनप्रतिनिधि के रूप में और प्रशासन की दृष्टि से प्रशासक के रूप में कार्य करता है। संवैधानिक कानून। तो संवैधानिक कानून लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों के विषय क्षेत्र में आते हैं। दोनों ही विषयों को दिशा और दशा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयता। तो आज के युग में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण ने दुनिया भर के राष्ट्रों को एक दूसरे के नज़दीक लाकर खड़ा किया है और अंतर्राष्ट्रीयता के बढ़ते प्रभाव और अध्ययन ने मंत्रियों को लोक सेवकों पर निर्भर बना दिया है। दूसरी ओर लोक सेवकों को पहले से अधिक कार्यकुशल और दक्ष बनाने की राजनीतिज्ञों की पहल शुरू हुई है ताकि परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सके। राजनीति और प्रशासन में सहयोग बहुत जरूरी है। इससे परस्पर टकराव को रोका जा सकता है और परस्पर आपसी समझ और सहयोग के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। स्वस्थ परंपरा से लोक, मंत्री और लोक सेवकों के संबंधों में सुधार राष्ट्र की प्रगति का सूचक बन सकता है। जहां प्रशासन को अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से नीतियों को निर्धारित करना चाहिए, वहीं मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से प्रशासकों के विचारों, सुझावों का आदर भी करना चाहिए। एक विचारक हैं पिफनर। इन्होंने राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के मध्य 10 अंतर गिनाए हैं। राजनीतिज्ञ और प्रशासक में अंतर क्या है? तो राजनीतिज्ञ अव्यावसायिक होते हैं, प्रशासक व्यावसायिक होते हैं। राजनीतिज्ञ अप्राविधिक होते हैं, प्रशासक प्राविधिक होते हैं। राजनीतिज्ञ दलीय, अदलीय और अदलीय होते हैं, जबकि प्रशासकों का इससे कोई संबंध नहीं होता है। राजनीतिज्ञ अस्थायी होते हैं और प्रशासक अस्थायी होते हैं। राजनीतिज्ञ घनिष्ठ सार्वजनिक संपर्क रखते हैं, जबकि प्रशासकों का विरल सार्वजनिक संपर्क होता है। राजनीतिज्ञ घनिष्ठ विधायी संपर्क रखते हैं और प्रशासक विरल विधायी संपर्क रखते हैं। राजनीतिज्ञ मुख्य नीति निर्माता होते हैं और प्रशासक जो हैं ये गौड़ नीति निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा जो अगला अंतर है कि प्रशासक राजनीतिज्ञ जो है ये निर्णय बहुल होते हैं और प्रशासक परामर्श बहुल, ये याद रखिएगा। और 9वां अंतर है राजनीतिज्ञ अधिक समन्वयकारी होते हैं, प्रशासक अधिक क्रियान्वयन पर आधारित होते हैं। 10वां अंतर है राजनीतिज्ञ लोकमत से प्रभावित होते हैं, जबकि प्रशासक आंकड़ों और तथ्यों से प्रभावित होते हैं। तो इन अंतरों के आधार पर पिफनर ने लोक प्रशासन से राजनीति और राजनीतिज्ञों को प्रशासकों से अलग करने का कार्य किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन संचालन के लिए इन दोनों में परस्पर सहयोग का होना बहुत जरूरी है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि दोनों अलग अलग विषय हो गए हैं, अनुशासित और स्वतंत्र विषय के रूप में दोनों स्थापित हैं, लेकिन दोनों के बीच इतनी अंतर्निर्भरता है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान से ही लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुई है। अब आइए अगला देखते हैं लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के मध्य जो अंतर संबंध है वो किस प्रकार का है।
तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से पहले राज्य का कार्य शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए जाने तक सीमित था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद अनेक ऐसी समस्याओं का उदय हुआ जिनका समाधान राज्य के सहयोग से संभव था। कार्य के घंटे, श्रमिकों को उचित मजदूरी, कार्य की उत्तम दशाएं, सभी क्षेत्रों का पूर्ण आर्थिक विकास ऐसे मुद्दे थे जिन्हें राज्य की देख रेख में ही हल किया जा सकता था। इसलिए राज्य ने धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में दखल देना शुरू किया। लोक कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति से राज्य के आर्थिक कार्य क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंधों में भी नजदीकी और प्रगाढ़ता आई। और आज लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र न केवल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बल्कि एक दूसरे से प्रभावित भी हैं। इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसको देख लेते हैं। पहला तो ये संबंध है कि प्रत्येक आर्थिक क्रिया का एक प्रशासकीय स्वरूप होता है। कोई भी आर्थिक क्रिया की जाती है उसका स्वरूप प्रशासकीय भी होता है। आर्थिक क्रियाओं की कुशलतापूर्वक संपन्नता तभी संभव है जबकि राज्य में शांति व्यवस्था दुरुस्त हो और प्रशासकीय अवरोध न हो। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस दिशा में आवश्यक स्वस्थ, स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करे। तो लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र भी एक दूसरे से संबंधित हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक प्रशासन या प्रशासन का कार्य अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रियाओं से अलग नहीं हो सकता है। दूसरी घनिष्ठता का बिंदु है, अनेक आर्थिक प्रश्न प्रशासन की परिधि में आते हैं। कुछ आर्थिक प्रश्न प्रशासन की परिधि में हैं, जैसे कर, बजट, राष्ट्रीयकरण। ये केवल आर्थिक प्रश्न ही नहीं बल्कि प्रशासन और उससे संबंधित प्रश्न भी हैं। इसलिए आप जान लीजिए कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। वित्तीय प्रशासन और आर्थिक प्रशासन लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं। तीसरा है आर्थिक प्रगति प्रशासन का कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य में लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ाना, आर्थिक विषमताओं को दूर करना और निर्धनता समाप्त करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। ये कार्य लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। आर्थिक सिद्धांतों का महत्व तो आप जान लीजिए कि प्रशासन द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों की पूर्ति तभी की जा सकती है जबकि प्रशासक को आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी हो। और आप जानते हैं कि कोई भी सामाजिक सेवा, कोई भी आर्थिक सेवा जब हम किसी नागरिक को प्रदान करते हैं तो हमें अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति और आवश्यकता सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। यानी हमें लोक कल्याणकारी राज्य में जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ना है, तभी विषमता दूर हो सकती है और आर्थिक रूप से जो है संपन्नता आ सकती है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट परस्पर विरोधी मांगे हैं। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विभिन्न दबाव समूह, स्वहित समूह रहते हैं। ये लोग अपनी अपनी मांगे मनवाने का प्रयास करते हैं, जैसे पूंजीपति अधिक उत्पादन और न्यूनतम मजदूरी तथा मजदूर अधिकतम मजदूरी और न्यूनतम उत्पादन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी तरह उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम कीमत पर माल प्राप्त करना और उत्पादक द्वारा अधिकतम कीमत पर माल बेचना जैसी परस्पर विरोधी मांगे उठती हैं, जिसका उचित समाधान प्रशासन के सतर्क और संवेदनशील व्यवहार पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है प्रजातांत्रिक समाजवाद। तो आज समाजवाद का युग है। भारत ने प्रजातांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरी है कि प्रशासन द्वारा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का आम जन तक विस्तार करते हुए सबको मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। और ये कब संभव है? ये तब संभव है जब प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्रियाओं को कुशलतापूर्वक समन्वित रूप से लागू किया जाए। तो जो भी प्रजातांत्रिक समाजवाद यानी लोकतंत्र और समाजवाद, भले ही दोनों विचारधाराएं अलग अलग हों, लेकिन हमने इसके समन्वित रूप को अपनाया है और ये तभी संभव हो सकता है जब प्रशासन, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को समन्वित रूप से लागू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीयतावाद यहाँ भी हावी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा आर्थिक तंत्र है उसको प्रभावित किया है। कोई भी देश अपनी सारी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सकता है, इसलिए उसे संसाधनों के लिए, तकनीकी के लिए, ज्ञान के लिए अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा रहना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक तंत्र की स्थिति और स्वरूप में वर्तमान में बदलाव हुआ है। ये जरूरी है कि सरकार द्वारा विभिन्न मानव युक्त उद्योगों को संरक्षित किया जाए
और नियम और लाइसेंस की प्रणाली को समयानुकूल उसमें परिवर्तन किए जाएं और तभी जाकर एक तरह से कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके आर्थिक समस्याओं के साथ आर्थिक सिद्धांतों और उपकरणों की पूरी जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंध की बात जब आती है तो उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और संसाधन प्रबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपके पास संसाधन होने चाहिए। संसाधन मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, सामग्री के रूप में भी होता है और ये लोक प्रशासन का दायित्व है कि ऐसे उपाय, ऐसे संसाधन सुनिश्चित किए जाएं जिससे मानव और भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपभोग हो सके। इसके लिए सबसे पहले मानवीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन होना चाहिए क्योंकि मानव संसाधन द्वारा ही भौतिक संसाधन जिसमें पूंजी, मशीन, कच्चा माल आदि हैं, इनका कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। प्रशासक अब निजी संगठनों की भांति कुशलता और मितव्ययिता को भी उद्देश्यपरक मानते हुए इस दिशा में प्रयत्नशील हैं और काफ़ी हद तक जो भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो अब निजी संगठनों की तरह कुशलता और मितव्ययिता को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। नए आर्थिक विचार तो वर्तमान में विश्व बदल रहा है, नए नए आर्थिक विचार आ रहे हैं और ये सभी आर्थिक संभावनाएं और आर्थिक विचार लोक प्रशासन के संगठनात्मक और संरचनात्मक स्वरूप को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इनकी गतिविधियों और कार्यरीतियों को भी प्रभावित कर रहे हैं। अगला है पर्यावरणीय प्रभाव। तो लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के मध्य पारिस्थितिक प्रभाव देखा जा सकता है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति और उसके समयानुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, संपन्न है, लोगों का जीवन स्तर बढ़िया है तो निश्चय ही प्रशासन की गतिविधियां और उसके जो भी कार्यक्रम हैं उनको सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। लेकिन प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अकुशल प्रशासनिक तंत्र आर्थिक गतिविधियों और उपलब्धियों को दिग्भ्रमित करते हैं। तो इससे स्पष्ट है दोस्तों कि लोक प्रशासन अर्थशास्त्र के मध्य घनिष्ठ रूप से संबंध है। लोक प्रशासन एक और अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है, दूसरी ओर उससे प्रभावित भी होता है और बिना धन के, आप सभी जानते हैं कि बिना धन के कोई गतिविधि संभव नहीं है, लेकिन गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है कि समाज में शांति व्यवस्था दुरुस्त हो सके और धन की कमी अर्थशास्त्र या धन की समस्या अर्थशास्त्र और शांति व्यवस्था और उसको संचालित करने का कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अब आइए आगे लोक प्रशासन और समाजशास्त्र यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी के आपसी संबंधों को देखते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन समाजशास्त्र से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दोस्तों, आप जानते हैं कि समाजशास्त्र एक तरह से नया विषय है, लेकिन सामाजिक संस्था और मनुष्य की जो सामाजिक गतिविधियों के रूप में मानव की उपस्थिति के साथ समाजशास्त्र विद्यमान रहा है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये समाज की स्थिति, सामाजिक समस्या, समाज की भूतकालिक स्थिति के साथ साथ भविष्यवर्ती सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र जो है ये मानव के उस व्यवहार से संबंधित है जो एक सामाजिक प्राणी के रूप में या समूह के सदस्य के रूप में कार्य करता है। समाजशास्त्र और लोक प्रशासन में घनिष्ठ संबंध है क्योंकि समाजशास्त्र में संस्थाओं और समुदायों के बीच मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन न केवल इन समस्याओं और समूहों से प्रभावित होता है बल्कि इन्हें प्रभावित भी करता है। आइए लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के बीच जो संबंध हैं उनको समझते हैं। पहला तो है सामाजिक समस्याओं का समाधान। देखिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान के रूप में देखिए समाजशास्त्र वर्तमान समय की समस्याओं का अध्ययन करता है। लोक प्रशासन विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है और आप समझ सकते हैं कि कुशल प्रशासन के बिना इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। वहीं प्रशासन को इन समस्याओं को सामाजिक पहलू से भी देखना होगा, तभी इनका अस्थायी समाधान हो सकता है। जैसे यदि समाज में कोई विसंगति या विषमता है तो उसको दूर करने के लिए प्रशासन जो है अपने स्तर पर कुशल और सक्षम ढंग से उस असमानता को दूर कर सकता है।
दूसरा है जो संबंध है प्रशासन का सामाजिक संदर्भ। तो प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप में सामाजिक व्यवस्था भी है, क्योंकि लोक प्रशासन के सामाजिक वातावरण और सामाजिक स्थितियों से प्रशासन प्रभावित होता है। प्रशासन द्वारा अपराध रोकना, जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन में सुधार लाना, दंड व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सामाजिक वातावरण और स्थितियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा है सामाजिक घटनाएं, प्रशासनिक घटनाएं भी होती हैं। तो समाज में घटित होने वाली सामाजिक घटनाओं का समाज के साथ प्रशासन और अन्य समाज विज्ञानों पर भी प्रभाव पड़ता है। इन घटनाओं से एक तरफ प्रशासन को सीखता है तो दूसरी तरफ इनका अध्ययन विश्लेषण कर समाज में सहयोग और सद्भाव का वातावरण बनाने के लिए विधिक और संस्थागत प्रयास करता है। देखिए, जो भी समाज विज्ञान होता है उसका आधार मनुष्य होता है। तो यहाँ भी ठीक वैसा ही है। लोक प्रशासन और समाजशास्त्र दोनों शास्त्रों का आधार मनुष्य है। समाज और लोक प्रशासन दोनों का केंद्र बिंदु मानव और उसका समुदाय है। समाजशास्त्र मनुष्य समुदाय और उसके सामाजिक संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, आप जानते भी हैं। और लोक प्रशासन इनको नियमित करने के लिए कानून, नियम और उप नियमों का निर्माण करता है, उनको क्रियान्वित करता है, ताकि जो भी नीति, नियम और व्यवस्था बनाई जाए उससे मनुष्यों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। अगला है समाज प्रशासन का दर्पण है। किसी भी देश का प्रशासन वैसा ही होता है जैसा कि समाज, और प्रशासन को समाज में ही अपना औचित्य सिद्ध करना होता है। प्रशासन में कार्यरत कार्मिक समाज से ही आते हैं। भारत एक विकासशील देश है जहाँ पर समाज रूढ़िवादी, निरक्षर, कई प्रकार की सामाजिक बुराइयों से युक्त है और यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर होते हैं। इस प्रकार के समाज में प्रशासन के कार्य और उद्देश्य सामाजिक वातावरण और स्थितियों से प्रभावित रहते हैं। इसलिए प्रशासन को विभिन्न सामाजिक स्थितियों को परिवर्तनोन्मुखी, समयानुकूल बनाने के साथ स्वयं को समाज के अनुसार ढालना पड़ता है। इसलिए जैसा समाज होता है वैसा ही प्रशासन होता है। समान विषय क्षेत्र, कई ऐसे विषय हैं जो लोक प्रशासन और समाजशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र में समाज, समुदाय, कबीले, जाति, वर्ग, सामाजिक संस्कृतियों आदि का अध्ययन किया जाता है और लोक प्रशासन से भी इनका संबंध है, क्योंकि इनका सम्यक अध्ययन लोक प्रशासन की सफलता सुनिश्चित करता है। पारिस्थितिक प्रभाव, तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवस्था में एक कारक दूसरे कारक से न केवल प्रभावित होता है बल्कि दूसरे कारकों को प्रभावित भी करता है। इसलिए किसी देश का लोक प्रशासन अपने वातावरणीय कारकों यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारकों से न केवल प्रभावित होता है बल्कि इनको प्रभावित भी करता है। एक तरफ प्रशासन समाज की स्थिति, व्यवस्था, सहयोग और संघर्ष को व्यवस्थामय बनाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की संरचना, परिवेश और उनके कार्यकरण की रीतियां सामाजिक वातावरण के अनुरूप संचालित और नियमित होती हैं। इसके अलावा प्रशासन के लिए प्रेरणा, जब आप समझेंगे कि समाज लोक प्रशासन की प्रयोगशाला है। लोक प्रशासन जिन भी नीतियों को क्रियान्वित करता है वो समाज में रहने वाले मनुष्यों के लिए ही करता है। लोक प्रशासन लोक कल्याणकारी दायित्वों की पूर्ति समाज के लिए करता है। समाज में रहकर ही प्रशासनिक विकास को अंजाम देता है और विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा समय समय पर बाल अपराध रोकने, जेल और पुलिस प्रशासन में सुधार करने, इसके अलावा जो भी अन्य समस्याएं हैं समाज में उनके मानवीय तत्वों या ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन एलिमेंट के संबंधों को सुझाव देकर प्रशासन को प्रेरणा भी देते हैं। और समाज में जो होने वाली ये चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं और कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको रोकने का कार्य प्रशासन करता है। प्रशासन की उपादेयता या उसका महत्व, तो प्रशासन अपने बहुआयामी कार्यों को समाज में ही अंजाम देता है। प्रशासनिक उपलब्धियों की सफलता समाज की उन्नति में सहायक होती है, इसलिए समाज का जीवन स्तर, सोच आदि बातें प्रशासनिक कार्य, दक्षता और संवेदनशीलता पर निर्भर करती हैं। लेकिन प्रशासन के सभी कार्यों की उपादेयता समाज द्वारा स्वीकृत होने पर ही सिद्ध होती है। तो आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध है। प्रशासन समाज को नवीन दिशा और दशा देने का प्रयत्न करता है, वहीं समाजशास्त्र प्रशासन की संरचना, कार्यकरण के तरीकों और उसकी उपादेयता को प्रभावित करता है। और ये कहना
अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्रशासन और समाज अन्योन्याश्रित हैं। प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वो समाज में ही घटित होती हैं और समाज जो है प्रशासन को प्रभावित करता है, प्रशासन समाज से सीख लेता है और जो भी क्रियाकलाप और गतिविधियां करता है वो जो है समाज में रहने वाले लोगों के लिए ही की जाती हैं। अब आइए देखते हैं लोक प्रशासन और विधि यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, यानी लोक प्रशासन और विधि में क्या संबंध है। दोस्तों, विधि या कानून क्या है? तो ये वर्तमान प्रजातांत्रिक सरकारों का आधार है। कानून को परिभाषित करते हुए गुडहर्ट विचारक हैं, ये कहते हैं कि कानून ऐसा कोई भी नियम है जो समुदाय के अधिकांश सदस्यों द्वारा अनिवार्य रूप से माना जाता है। और विधि शब्द की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में और अधिक स्पष्ट रूप से दी गई है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ियाँ, प्रथाएं ये शामिल की गई हैं। और अनुच्छेद 13 के अधीन वर्णित रीतियों के अतिरिक्त भी संविधि के अनुसार किए जाने वाले समस्त आदेश विधि की श्रेणी में आते हैं। तो विधि वो है, विधि या कानून वो है जिसे समाज के लोगों पर लागू किया जाता है और उसको मानना पड़ता है। लोक प्रशासन और विधि में क्या संबंध है? तो लोक प्रशासन और विधि के मध्य बहुत गहरा और घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि लोक प्रशासन व्यापक रूप से विधि व्यवस्था का प्रतीक है और इनके पारस्परिक संबंधों को कुछ बिंदुओं से देखेंगे कि लोक प्रशासन विधि के अंतर्गत ही कार्य करता है। लोक प्रशासन की समस्त गतिविधियां और क्रियाकलाप विधि के अधीन संचालित होते हैं। लोक प्रशासन ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो विधि के अनुकूल न हो या विधि के प्रतिकूल हो। प्रशासन और प्रशासक के लिए कानून द्वारा निर्धारित सीमा लक्ष्मण रेखा का कार्य करती है, जिसे लांघा नहीं जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, लोक प्रशासन और विधि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरा है, विधि निर्माण में लोक प्रशासन का हाथ होता है। वर्तमान युग में जो भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं उसमें विधि निर्माण का कार्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन विधि निर्माण के लिए जो आंकड़े हैं, वांछनीय तत्व हैं, सूचनाएं हैं और परामर्श ये प्रशासकों द्वारा मंत्रियों को दिया जाता है। प्रशासकों द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं और जो परामर्श दिया जाता है उसके आधार पर ही विधि का निर्माण किया जाता है। प्रदत्त व्यवस्थापन तो समयाभाव और तकनीकी जटिलताओं के कारण किसी विषय पर विधानमंडल आवश्यक रूप से विधान बनाते हैं और उसकी पूर्ति जो प्रशासक हैं वो क्षेत्रीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार पूरा करके विधि प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन प्रशासकों को विधि निर्माण का एक अतिरिक्त दायित्व प्रदान करता है। लोक प्रशासन द्वारा कानून की क्रियान्विति तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य कानून को यानी सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करना है। लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून के व्यवस्थित और विस्तृत क्रियान्वयन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो वुड्रो विल्सन ने स्वयं ही ये परिभाषा दी है और आप जानते हैं कि लोक प्रशासन जो कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश हैं उनको क्रियान्वित करके समाज में विधि और कानून की स्थापना भी करता है। विषय वस्तु की समानता तो लोक प्रशासन और विधि दोनों के अध्ययन क्षेत्र में काफ़ी समानता है। राज्य के कानून, नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियम, दंड विधि और संवैधानिक अधिकार विधि के साथ लोक प्रशासन से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। विधि के द्वारा प्रशासन को मर्यादित करने का कार्य तो कानून व्यक्ति के अधिकारों को भी संरक्षित करने का कार्य करता है। कानून ये बताता है कि प्रशासन के अधिकार कहाँ समाप्त होते हैं और जनता के अधिकार कहाँ प्रारंभ होते हैं। ये स्पष्ट है कि कानून प्रशासन के असंयत व्यवहार और क्रियाकलापों से जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। लोक प्रशासन पर विधि का जो है एक प्रकार से नियंत्रण भी होता है, क्योंकि कोई भी कानून यदि जनता की इच्छा के अनुरूप नहीं होगा तो वो समाज में व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाएगा। तो कानून प्रशासन का जो भी अमर्यादित, असंयत व्यवहार है या क्रियाकलाप है उनसे जनता के अधिकारों की रक्षा भी करता है। इसके अलावा कानून प्रशासन पर नियंत्रण और अंकुश लगाने का कार्य भी करता है, क्योंकि कानून द्वारा प्रशासन को उत्तरदायी बनाया जाता है। कानून वो मापदंड है जो ये निर्धारित करता है कि प्रशासन उचित ढंग से या उचित क्रिया से कार्य कर रहा है या नहीं। इसके लिए न्यायालय निर्णय करते हैं। संविधि निर्माण और विधिक क्रियान्विति के द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं और संविधि निर्माण और विधिक क्रियान्विति का निर्धारण विभिन्न स्तरीय न्यायालयों के द्वारा किया जाता है।
तो ये आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो विधि है और लोक प्रशासन वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है। लोक प्रशासन कानून की ही एक शाखा है। तो यूरोप के कई देशों में लोक प्रशासन को कानून के अंतर्गत माना जाता है और कानून को लोक प्रशासन का एक भाग मानकर पढ़ाया जाता है। यद्यपि आज लोक प्रशासन एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित है, फिर भी यूरोप के कई देशों में लोक प्रशासन और कानून एक दूसरे के साथ पढ़ाया जाता है। प्रशासकीय कानून तो एक टर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फ्रांस जैसे कई देशों में प्रशासकीय कानूनों की उपस्थिति प्रशासन को दोहरे कार्य करने के लिए अतिरिक्त दायित्व देती है। भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अधिक क्रियाशीलता प्रशासकों को अधिक तालमेल और सामंजस्य के लिए प्रेरित करती है। और अगला है संविधान सर्वोच्च कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है। लोक प्रशासन परोक्ष रूप से विधि निर्माण, प्रदत्त व्यवस्थापन, स्वविवेकी शक्ति आदि के द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए आवश्यक उपबंध संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है। लोक प्रशासन और विधि के घनिष्ठ संबंधों की ओर प्रकाश डालते हुए वुडरो विल्सन, जो कि लोक प्रशासन के जनक हैं, इनका कहना है कि दार्शनिक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि प्रशासन का अध्ययन संवैधानिक सत्ता के समुचित वितरण अध्ययन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसमें राजनीति विज्ञान, आप देखिए राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र प्रमुख हैं। सामाजिक विज्ञानों के मध्य जो है घनिष्ठता और अंतर्निर्भरता बढ़ रही है, जिससे लोक प्रशासन को अंतर अनुशासनात्मक विषय बनाने पर जोर दिया है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ लोक प्रशासन के घनिष्ठ संबंध हैं, फिर भी लोक प्रशासन एक अनुशासन या विषय के रूप में स्वतंत्र और विकासशील विज्ञान है और इसमें लगातार परिवर्तन और विकास हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने लोक प्रशासन के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन का समाजशास्त्र और लोक प्रशासन का विधि से जो संबंध है और किन आधारों पर संबंध हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।